नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत में सुप्रीम कोर्ट आजकल और नियम कायदे कानून बनाने की बात कर रहा है। जैसे सरकार काफ़ी नहीं थी नियम और कायदे बनाने के लिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था कॉमेडियंस के खिलाफ दर्ज मामला, जिसमें उन पर आरोप था उन्होंने एक शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति के बारे में जोक्स किए, अश्लील बातें बोली। इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपॉलॉजी देनी होगी, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी अपने चैनल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इसके साथ कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए एक रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, नियम कायदे कानून होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि सरकार को ये काम करना है, वही सरकार जो ऑलरेडी, जो पहले से ही तमाम नियम कायदे कानून, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे ऑफलाइन हम क्या कहते हैं, हम ऑनलाइन क्या कहते हैं, इसके बारे में लेकर आती रही है। आज हम शो में इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट और सतर्क नागरिक संगठन से जुड़ी अंजलि भारद्वाज। अंजलि, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद। अजय, आपका भी स्वागत है। अजय, जब हम ये कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर है इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कोर्ट चाहता है कि सरकार, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, वो NBDSA की जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, उसकी हेल्प से कंटेंट रेगुलेशन के लिए नियम लेकर आए। जब ये कंट्रोवर्सी साल की शुरुआत में शुरू हुई थी, तब लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है ऐसी चीज़ें, क्योंकि अगर हम पूरा माहौल देखें, जिस तरह की कॉमेडी भारत में हो रही है, इसमें हर तरह की कॉमेडी है। बहुत सारी गालियाँ दी जाती हैं, बहुत सारी मिसोजिनी होती है, बहुत ख़राब बातें कही जाती हैं और लोग हंसते हैं। पर उसको लेकर इतना अगर कंट्रोवर्सी या इतना लंबा विवाद छिड़ा था, जिस पे बड़े बड़े नेताओं ने, महाराष्ट्र के CM तक ने इसके ऊपर टिप्पणी की थी, ऐसा नहीं हुआ। तो एक आशंका तब जताई जा रही थी कि हो सकता है ये वजह ही ये है कि हम किसी कानून को लाने की बात करना चाहते हैं और बहाना केवल ये एक विवाद है। अब जब ये चीज़ एकदम कोर्ट में सामने आ गई है, अब आप इसे किस तरह से देखते हैं? मीनाक्षी, मेरे लिए ये एज अ जर्नलिस्ट एक बहुत पेचीदा मामला है कि आप ऐसे ऐसे मैटर को कैसे आप डील करें। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो एक तरीके से वो एक प्रेस्क्रिप्शन देना चाह रहा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज़र्स को आप रेगुलेट करें। और मतलब पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी बातें बहुत सारे संगठनों को या किसी ग्रुप को आहत कर देती हैं, और उसके बाद उसको लेकर झगड़ा होता है, और या फिर उस पे बैन लगाई जाती है या इस तरीके से, और लगातार एक सेंसरशिप का माहौल तो है ही। ये है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके के जो ये केस है और उसमें जिस तरीके से डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया गया है, तो उसमें वो नहीं होना चाहिए था उस तरीके से। चाहे वो एज अ स्टैंड अप कॉमिक एक उसको हास्य मतलब एज अ जोक की तरीके से ही अगर बोला जाए, तो भी नहीं होना चाहिए कि ताकि क्यों दूसरों की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आप ये सारे जो ये जो गालियां दी जाती हैं या सोशल मीडिया यूज़र्स या फिर मतलब इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, किसी न एक लेवल पे तो ये समाज का प्रतिबिंब भी है ना, ये कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप उसी चीज़ को बोल रहे हैं, ताकि पूरा जो ओनस होता है कि भाई आप कैसे अपना कंटेंट रिलेटेबल बनाएं। और इसी की वजह से ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपनी वायरलिटी चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह देते हैं जो रिलेटेबल होती हैं वो, लेकिन वो सेंसिटिव नहीं होती हैं। तो इसको ये जो प्रॉब्लम है समाज में, चाहे वो कंटेंट यूज़र्स कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कर रहे हो, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, मेरे लिए अभी तक ये, मैं इन चीज़ को लेकर क्लियर हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए? अब हमने देखा है कि रेगुलेशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट सरकार को उन्होंने ऑर्डर दिया है सरकार को कि आप NBSA के साथ मिलकर सोशल मीडिया को रेगुलेट करें। लेकिन आप इस सरकार का ही आप अगर रिकॉर्ड पिछले 11 सालों का देखें, रेगुलेशन के नाम पे उन्होंने जो भी मतलब बोलने की आज़ादी एक तरीके से छीन ली है। और एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत वो उस तरीके का रेगुलेशन हुआ है, जहाँ पर अंजलि जी बताएंगी किस तरीके से, जहाँ ट्रांसपेरेंसी के जो लॉज हैं RTI, इनको वीकेंड किया गया है। साथ में अगर आपको कोई क्रिटिकल कंटेंट है, मतलब आप सोचिए नेटफ्लिक्स में तांडव
जैसा इतना बड़ा शो है, हाँ, उसको उसको हटाने की हटा दिया गया। अभी इतने सारे हमने मूवीज़ के बारे में देखा कि किस तरीके से धड़क 2 या उससे पहले जितने सीबीएसई भी एक मॉरल पुलिस बन गया है कि ये नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार को असहज करती है वो वो चीज़ें सरकार चाहती है कि वो ना हो। और साथ ही आप ये देखिए कि जो भी सरकार के प्रोपेगेंडा की जो फिल्में आ रही हैं, चाहे वो बंगाल फाइल्स हो रही हैं या केरला स्टोरी हो रहा है या कश्मीर फाइल्स हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारा इस तरीके से हेट और गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, वहाँ पर उनको पूरी तरीके से छूट है। तो एक ये जो रेगुलेशन जो है मेरे हिसाब से जो इस सरकार के लिए ऐसा हो गया कि क्रिटिसिज्म्स को ही पूरी तरीके से किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट के फील्ड में भी रोकने की एक तरीके से साजिश है। वो कोई आहत हो जाता है, इस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस हट रहे हैं क्योंकि उसमें कोई आहत हो जा रहा है। आपने याद होगा वो 1000 रामायणास किस तरीके से बजरंग दल ने ये करके रामानुजम की रामायणा को ही हटवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब कैसे आप इसको करें मैं बहुत अनक्लियर हूँ, लेकिन मुझे ये सीधा सीधा लगता है कि सरकार को ये पावर देना कि किसी तरीके से ये हट जाए और उनके पास वो हटाने की क्षमता हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन ये उसका ये मतलब नहीं है कि कोई ये एक प्रयास नहीं होना चाहिए सिविल सोसाइटी की तरफ से कि एक अवेयरनेस बढ़े कि किस तरीके से लोगों की सेंसिटिविटी को ध्यान में इसको एक पॉजिटिव दिशा में ले जाना चाहिए। बल्कि लेकिन ये जो बैनिंग रेगुलेशन ये सब नेगेटिव दिशा में जाती है। ये जो पूरी तरीके से जो फ्रीडम ऑफ गवर्नेंस, स्पीच हो लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो, उसके हाँ, बहाने कुछ भी तो नहीं बोल इसका दिया एक जाए। सेल्फ रेगुलेशन की भी तो बात होती है। सरकार उस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन्स तो कुछ नहीं कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट उस तरीके का अवेयरनेस कैंपेन नहीं कर रहा है कि क्यों ये नहीं होना चाहिए। भारत के लोग जो हैं उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो गलत हो रहा है ना। अचानक से आप कुछ कह देते हैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए, आप जितना भी कुछ कह रहे हैं वो तो आप उसको तो पूरी तरीके से छूट है। लेकिन ऐसे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, या फिर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल दें, या सरकार कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दें या पढ़ ले या लिख दें, तो उस पर ये हम तो मीडिया में हम लगातार पिछले 11 साल से देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया को क्लिप करने की कोशिश की जा रही है। सरकार के पास ऐसा पावर आ गया है कि वो यूट्यूब के वीडियोस हटा सकती हैं, वो नेटफ्लिक्स के शोज़ हटा सकती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पहले से ये कहना था कि कुछ भी आप कह रहे हैं वो जब तक कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है या नेशनल इंटीग्रिटी को ख़त्म नहीं कर रहा है या मतलब वायलेंस इंसाइट नहीं कर रहा है, तो उसको बैन करने का कोई तुक नहीं है। बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जहां लोगों को अपनी गलती समझ में आए। वो नहीं हो रहा है, मॉरल पुलिसिंग ज़्यादा हो रही है। अंजलि, यही एक और सवाल बनता है कि जब आप कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, कोर्ट अपने आदेश में कह रहा है कि अब तक न्यूज़ चैनल्स के लिए तो रूल्स थे, पर यूट्यूब के लिए और पॉडकास्ट के लिए या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए नहीं थे। यहीं पर ये सवाल आ जाता है कि यूट्यूब अब केवल कंटेंट का जो है वो जगह नहीं है, एक मंच नहीं है। वहाँ बहुत सारे पत्रकारों की सामग्री है, वहाँ बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो तमाम तरह की जानकारियाँ दे रहे हैं। तो जब इस तरह का कोई रेगुलेशन आता है, ऐसे कोई भी नियम आते हैं, तो क्या वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट जो क्रिएट करें उन पे लागू होंगी या फिर उसका दायरा बहुत फैला हुआ रहेगा? नहीं मीनाक्षी, देखिए ये जो रीसेंट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो निर्देश, उसमें दो तीन चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत चिंताजनक है। पहली चीज तो ये है कि ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि फ्री स्पीच पर चिलिंग इम्पैक्ट हो, लेकिन इस तरीके की अगर गाइडलाइंस जिसकी उन्होंने बात करी है और कहा है कि लेके आए केंद्र सरकार, अगर आती है तो बेशक फ्री स्पीच पर इसका बहुत ही गहरा और कुप्रभाव पड़ सकता है। अब इसमें पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि आज हम किस परिप्रेक्ष्य में हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोशिश करी एक ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने की, और उस ब्रॉडकास्टिंग बिल के विरोध में बहुत बातें हुई, प्रदर्शन भी हुए, क्योंकि ये क्लियर था कि सरकार की मंशा थी कि जो ब्रॉडकास्ट
कर रहे हैं उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, जिससे कि अगर कोई सरकार के जो हित की बात नहीं है, उनकी पॉलिसीज जो कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो डिसेंट कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा डर था उस बिल में। अब वो बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। अब कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस लाई जाएं, जिससे कि सोशल मीडिया पर, ऑफ कोर्स यहाँ पर परिप्रेक्ष्य यही है जो हमने देखा कि कुछ कॉमेडियंस जो हैं वो उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ अजय कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, पीपल विद डिसेबिलिटीज या दूसरे। लेकिन ये भी याद रखने की जरूरत है कि इलीगैलिटी और समथिंग दैट हर्ट्स पीपल्स सेंटिमेंट्स, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। और जो चीज इलीगल है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं हमारे देश में, आप चाहे SC ST प्रोटेक्शन का कानून देख लीजिए, और भी बहुत कानून है जहां पर कई टाइप की जो स्पीच है उसे बिल्कुल मना किया गया है और वो इलीगल है, उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए। पर अब अगर सरकार हर एक ऐसी चीज को जो सरकार को पसंद नहीं है, उन्हें लगता है वो लेबल फिर कर सकते हैं कि भाई इससे तो लोगों की इमोशंस को हर्ट होगा, उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, तो फिर तो फ्री स्पीच बिल्कुल खत्म हो जाएगी देश में। और ये जो गाइडलाइंस है जिस तरीके से आने की एक संभावना है, उसमें एक बहुत बड़ा ये आशंका है कि ये तो ब्रॉडकास्टिंग बिल जैसी ही एक ढांचा आएगा, जो कि अब पार्लियामेंट के थ्रू आने की जरूरत नहीं है। अब केंद्र सरकार खुद ब खुद इस तरीके का एक गाइडलाइंस ले आएगी और इसके ऊपर कोई लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस पे डिबेट होगा या लोग फिर इसके ऊपर क्या कंसल्टेशन होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही वरी की बात है इन अ कॉन्टेक्स्ट जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो ऐसे जर्नलिस्ट्स हैं, जो ऐसी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो बातें रखते हैं, जो क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कुछ हो रहा है सरकार में जो गलत है उसकी आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर अटैक्स चल रहे हैं। अब आप देखिए जो BNS का सेक्शन 152 है, सेडिशन का जो अब एक नया फॉर्म लिया है, उसमें कितने लोगों के खिलाफ, कितने जर्नलिस्ट्स के खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पत्रकारों को कितनी तरह से अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कोई किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई गाना गा देते हैं कॉमेडियन, तो उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन शुरू हो रहा है। अब ये एक्चुअल में ग्राउंड पे रियलिटी है। अब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का आदेश देते हैं कि आप गाइडलाइंस ले आइए जिसमें कि बहुत रियल कॉन्सिक्वेंसेस हो, हम नहीं चाहते एम्प्टी वर्ड्स हो, तो ये तो कहीं पर डर एक जरूर है कि एक लोकतंत्र में इस तरीके का जो आदेश है वो कहीं लोगों की जो फ्री स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्री मीडिया जो है, उस पर कहीं पर इसका एक खराब प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि शिकंजा कसा जा रहा है सीधे के सीधे मीडिया पर या जो फ्री स्पीच है उस पर। ये जो मीनाक्षी परिप्रेक्ष्य की जो बात हुई, ये इस तरीके का एक ऑर्डर आता है, लेकिन किस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आ रहा है? आज कई सारे लोग भारत में ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है पहले अभूतपूर्व तरीके से लोगों की प्राइवेट लाइफ्स में घुस रही है कि वो क्या खाए, क्या पहने, क्या बोले या कितना बोले, ये सारी चीज़ों में वो घुस रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं सरकार के मंत्री। और ऐसे तो एक ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहती है कि लोगों तक क्या पहुंचना चाहिए और क्या नहीं पहुंचना चाहिए, पूरी तरीके से उनका गवर्नेंस प्रोपेगेंडा में डिपेंडेंट है। क्या ऐसे एक सरकार को ये पावर होना चाहिए कि वो लोग अपना फ़ोन पर या कंप्यूटर पे वो क्या देख रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उनको वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए? तो इन्फॉर्मेशन का ये जो पूरा जो चल रहा है, एक फ्री इन्फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए ना। फ्री स्पीच एक बात की बात है, लेकिन मतलब हम लोग क्या एक्सेस कर पाए, क्या पढ़ पाए, ये तो हम उसके लिए तो स्वतंत्र होने चाहिए ना। ऐसे अगर कोई गाइडलाइंस आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगी सरकार, और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा जो तानाशाही का एक नया क्या कहते हैं चैप्टर
मुझे लगता है वो शुरू होगा कि अगर सरकार के हाथ में ये पावर दे दिया जाए कि हम एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या देख सकते हैं। नहीं, और जो आप कह रहे हैं अजय, जिस उसमें जोड़ते हुए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो हम देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी किस तरह से मीडिया ओनरशिप का पैटर्न है, बाय एंड लार्ज अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ऑनरेबल एक्सेप्शंस, किस तरह से सरकार के प्रोपेगेंडा की ही बातें चलती हैं। एक सोशल मीडिया ही तो एकमात्र एक स्पेस रह गई है जहां पर आज अगर कोई इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करना चाहे, स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहे, अपने विचारों को शेयर करना चाहे, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, असलियत क्या है, उसे सामने लाना चाहे। अब आप देखिए कि बिहार में एसआईआर हो रहा है, कितने वीडियोस आए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितना काम किया, उस पर कुछ नहीं हो रहा है काम। और जो काम हो रहा है ग्राउंड पे क्या वास्तविकता है, वो तो हमें सोशल मीडिया से ही पता चल रही है, जो कि कई बार केंद्र सरकार के लिए सूट नहीं कर रही। तो अब ऐसे में अगर इस पूरी स्पेस को भी नियंत्रित कर दिया जाएगा, फिर तो लोगों के पास सच्चाई जानने का, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी खो बैठेंगे लोग। और एक दो लोगों की अगर गलती, आप देखिए सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स है, क्या वो तो बहुत अलग तरीके से वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात करते हैं ना। अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ले, आप और मैं अलग हैं या फिर सिर्फ इंटरनेट में छोटे मोटे वीडियोस करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं वो अनेक चीज़ें कर रहे हैं। वो सिर्फ गाली तो नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ इनसेंसिटिव। तो एक ये सरकार का जो पूरी तरीके से जो रवैया रहा है कि एक केस को जो कि सच में हो सकता है गलत हो, या उसको दो नजीर केस बना हो, देना है, उसको एग्जाम्पल बना के जो बाकी के 98 लोग हैं 100 में से, उनकी बोलती बंद करवानी है। वो है उनका कंट्रोल करना, उनके मन में एक भय फैलाना है कि हम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको हम बार बार सोचें। हाँ, तो वो चिलिंग इम्पैक्ट जो है कि वो एक दो केस को पकड़कर उन्होंने यूनिवर्सल रूल्स बना देते जिन पे अलोकतांत्रिक तरीके से सबकी बोलती बंद हो जाए। जी। इसी के साथ एक दूसरा सवाल है, हमने देखा कि इस हफ्ते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, जो सीआईसी का 2016 का आदेश था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसको डीयू को दिखाने को कहा था सीआईसी ने 2016 में, जिसे चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में। उसे जब हाई कोर्ट ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि बाकी चीज़ें प्राइवेसी के नाम पर हो रही हैं कि हमारी प्राइवेसी, मैं क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, ये सब कहीं कोई नियंत्रित करना चाहता है। फिर वहीं सरकार में बैठे लोग हैं जिनकी, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी हमें डिग्री के बारे में भी नहीं पता है कि वो किस तरह से है। इसी में एक पहलू था जो आपने जोड़ा था कि जिस रूल का हवाला दिया गया है डीपीडीपी एक्ट का, वो अभी तक, वो जो कानून है वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। इस तरह से जब अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप नियमों की व्याख्या करते हैं और उसके हिसाब से कोर्ट जो है वो एक आदेश दे रहा है और कह रहा है नहीं ये नहीं होगा, इसे आप किस तरह से देखें फिर? देखिए मीनाक्षी, ये तो हमने तो देखा है बहुत समय से कि सरकार जो है वो दोनों, इट ट्राइज टू प्ले बोथ साइड्स अपने एडवांटेज के लिए। तो जब सरकार को लगता है कि प्रिवेसी वो उन्हें सूट करती है, तो वो प्रिवेसी का आड़ लेते हैं और उसका हवाला देते हैं। जब उन्हें लगता है कि वो सूट नहीं करती, वो कहते हैं कि राइट टू प्रिवेसी है नहीं। तो हमने देखा आधार केस में जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने ही खड़े होके कहा कि राइट टू प्रिवेसी तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राइट टू प्रिवेसी है, क्योंकि उस समय पे सरकार लोगों की सूचना इकट्ठा करना चाह रही थी, तो इसलिए नहीं चाहती थी कि राइट टू प्रिवेसी। पर फिर जब बहुत इंपॉर्टेंट सूचना जवाबदेही के लिए लोग मांगते हैं, तो सरकार तुरंत कहती है कि राइट टू प्रिवेसी है, हम नहीं देंगे। अब जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, जो अभी हाई कोर्ट का इस हफ्ते केस आया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं मांगी गई थी, जो आरटीआई एप्लीकेंट थे उन्होंने ये कहा था कि 1978 में जिन्होंने भी ग्रेजुएट करा उनके नाम की लिस्ट में इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एफिडेविट में कहा कि मैंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। जब प्रधानमंत्री का ये एफिडेविट आया, और ये एफिडेविट देखिए ऐसे ही नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था 2002 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटर्स को अधिकार है कि जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनावों में, वो जान सके कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो खड़े नहीं हो सकते चुनाव में, बट पीपल हैव अ राइट टू नो कि कौन कितने पढ़े हैं, क्या उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उन्हें एफिडेविट देना
होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि मैंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। अब लोगों के मन में आशंका हुई क्योंकि कहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा डिस्प्ले नहीं किया जहां पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जो है पूर्व छात्र हैं। कोई सामने नहीं आया कहने के लिए कि ये मेरे पूर्व छात्र रह चुके हैं, कोई प्रोफेसर था मैं उनका या मेरे साथ पढ़ते थे। तो लोगों के मन में आशंका थी, उन्होंने सवाल पूछे और ये जो आरटी एप्लीकेंट थे इन्होंने तो सीधा सवाल पूछा कि बस मुझे लिस्ट दिखा दीजिए ग्रेजुएट्स की। अब उसके ऊपर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बात गई क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा हम नहीं दिखाएंगे। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। देखिए ग्रेजुएशन सेरेमनीज जो होती हैं, कॉन्वोकेशन सेरेमनीज जो होती हैं, ये तो बिल्कुल सार्वजनिक होती हैं। इनको तो टेलीकास्ट किया जाता है जब कोई ग्रेजुएट करते हैं, तो बड़े गर्व की बात है कि कोई ग्रेजुएट किए हैं, पास हुए हैं। अब ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है हम तो छुपाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्रिवेसी हर्ट हो जाएगी। प्रिवेसी कैसे हर्ट होगी? तो सीआईसी ने कहा आपको सूचना दिखानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी सूचना को डिनाई कर दिया है और ये कहा है कि ये तो प्रिवेसी का मामला है, हम नहीं देंगे। कैसे ये प्रिवेसी का मामला हो सकता है? आप ये सोचिए हमारे देश में जहां हर नुक्कड़ पर फेक डॉक्टर्स मशरूम कर रहे हैं, फेक इंजीनियर्स हैं, सब है। ऐसे में अगर आप कहेंगे कि हम कुछ देखना चाहते हैं, आप अब यूनिवर्सिटीज लिस्ट भी नहीं दिखाएंगी अपने ग्रेजुएट्स की। व्यापम जैसे स्कैम होते हैं हमारे देश में जहाँ पे किस तरह से लोग फर्जी तरीके से डॉक्टर बनते हैं। तो अब ऐसे हालात में प्रिवेसी की आड़ में ये कहा जा रहा है कि ये सूचना नहीं दी जाएगी और इससे इसमें जो आपने कहा इन्वोक किया गया है एक ऐसा कानून जो अभी लागू ही नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पास जरूर हो गया लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि रूल्स बने नहीं है उसके अंदर। अब उसका हवाला देते हुए कहा जा रहा है इससे तो प्रिवेसी हार्म होगी। ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है जब इतना पब्लिक इंटरेस्ट है, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, लोगों के मन में शंका क्यों रहनी चाहिए? जब हम किसी कैंडिडेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो व्हाई कांट पीपल वेरीफाई वेदर जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं। और ये देखिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई जिसमें मणिपुर के एमएलए को दरखास्त कर दिया गया, उनकी जो इलेक्शन था वो नल एंड वॉइड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशनल डिग्री के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैं एमबीए हूं जबकि वो थे एमए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने झूठ बोलकर लोगों से वोट लिए इसलिए आपका इलेक्शन नल एंड वॉइड है। तो अब लोगों को जानना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, क्यों उनको अधिकार नहीं होना अजय, चाहिए? मैं यहाँ आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरी है? जैसे बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि क्यों देखनी है, क्यों आपको भरोसा नहीं है, या आप क्यों चाहते हैं इतना हो, पर क्या ये मामला सिर्फ इतना ही है या फिर ये सच झूठ बोलने का? क्योंकि हमने पॉलिटिकल सिनेरियोज में देखा, जो एग्जाम्पल अंजलि जी ने दिया, हमने और भी देखा है कि बहुत सारे नेता हैं जिनकी जो विधानसभा या उनकी जो भी लोकसभा या कोई भी जो उनकी मेंबरशिप थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने झूठे दस्तावेज दिए थे। तो कितना बड़ा ये मैटर बन जाता है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, या प्रधानमंत्री की डिग्री या जो उनकी भी जो लिस्ट है, जैसा आपने बताया कि वो लिस्ट हमें नहीं पता, हम ये नहीं जान सकते, हम ये सत्यापित नहीं कर सकते कि वो सच कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, और ये क्यों इतनी ज़रूरी बात हो जाती है? मीनाक्षी, मैं इस पूरे जो मसले को, कंट्रोवर्सी को, ये ऐसे नहीं समझता है कि ये प्रधानमंत्री की डिग्रीज के बारे में ही है। ये सिर्फ कि प्रधानमंत्री की डिग्री सच है या सच्चे हैं या झूठे हैं, वो उस तरीके से मैं देखता नहीं इसे। मैं इसको भारत में जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, वो अपनी तरफ से कितनी पारदर्शिता रखते हैं उस हिसाब से देखता हूँ। सिर्फ डिग्री के बारे में हो सकता है, अपने प्रॉपर्टी के बारे में हो सकता है, अपने वेल्थ के बारे में हो सकता है, अपने टैक्सेस कितने दे रहे हैं। जो इलेक्शन एफिडेविट का मतलब क्या है? जब आप चुनाव लड़ते हैं तो इलेक्शन एफिडेविट का मतलब ये है कि आप पे संविधान भरोसा करता है कि आप खुद से आगे रहकर
ये खुद से ट्रूथफुली अपना, आपके पास प्रॉपर्टी कितना है, आपके पास सोना कितना है, आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप सच में और ओथ में वो लोग ये करते हैं कि मैंने जितना भी कहा है अपने नज़रिए से पूरी तरीके से सच कहा है। तो ये एक सिर्फ सिंबॉलिक चीज़ नहीं है, ये भारत के जो लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कायम रहे उसकी वजह से ये सारे डिटेल्स दिए जाते हैं। और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो लोगों को ये हक होना चाहिए कि आप पूछ सके कि आपने क्या झूठ बोला है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी क्यों हो। तो वो है, ये सिर्फ डिग्रीज के बारे में बात नहीं है। अब अभी का फिर सेकंड कॉन्टेक्स्ट ये है कि दूसरी बात है कि कोई भी, मैं प्रधानमंत्री को नहीं जानता हूँ, इससे पहले अलग अलग सारे प्रधानमंत्री किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, लेकिन कोई इतनी छोटी सी बात, इतना कि एक डिग्री सच है या नहीं है, इस चीज़ को 2016 से लेकर 2025 हो गया, कोई भी प्रधानमंत्री ने देखा है कि 10 साल से इस पूरे कंट्रोवर्सी को मतलब लिंगर ऑन करते दिया उन्होंने, और इतने मतलब जिद है उनकी कि हम नहीं दिखाएंगे। अगर सच में अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को आगे रह के मतलब अपना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आप लोगों को देखना है, ये लाइए देखिए, ये सारा खुद से देना चाहिए। यहाँ तक आरटीआई और ये केस यहाँ तो उल्टा हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो तुषार मेहता, जो बड़े बड़े केस लड़ते हैं भारत सरकार की तरफ से, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे हाई कोर्ट में कि प्रधानमंत्री के डिग्रीज क्यों नहीं दिखाने चाहिए। तो अब मन में हमारी शंका कैसे आती है, इसीलिए शंका आती है कि प्रधानमंत्री आगे रहकर खुद से नहीं दिखा रहे हैं, और ऐसे माहौल में नहीं दिखा रहे हैं जहां पर अभी हमने देखा भाई आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए सुरिंदर सिंह, जितेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एफिडेविट में ओथ के अंडर फेक सर्टिफिकेट दिए थे। अब स्मृति ईरानी जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर थी, उन्होंने मतलब उनके 2004 के इलेक्शन एफिडेविट और 2014 के इलेक्शन एफिडेविट में इनकंसिस्टेंसी है। मतलब उन्होंने इन 2 बार, 2004 में उन्होंने कहा कि उन्होंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए का जो ग्रेजुएशन की डिग्री 1996 में की। 2004 में जब वो चांदनी चौक से लड़ी थी, 2014 में उन्होंने लिखा कि बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1, मतलब फर्स्ट ईयर ही 1994 से किया था, वो दिया। बीए 1996 उन्होंने नहीं लिखा। तो मतलब इन दोनों जगह में से कोई एक तो गलत है जहां वो झूठ बोल रही है। हाँ, तो अब तो यही जानना है कि आपने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्मृति ईरानी के केस को भी खारिज कर दिया कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का भी हो सकता है। उन्होंने जब एफिडेविट में डिक्लेयर किया है और एफिडेविट सारे पब्लिक हैं, तो कैसे वो निजी जानकारी हो गई, ये है। और क्या ये डिग्रीज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है सरकार का, भारत सरकार का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, या कोई ट्रेड डील जो भी हो रही है उसके वो बिजनेस डील हो रही है किसी सरकार दूसरे सरकार के साथ, जिनके अभी खुलासा नहीं किया जा सकता है, या फिर भारत के सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे सवाल वैसे कोई भी उस तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब उसमें इतनी ज़्यादा ये है, मतलब सीक्रेसी है। और ऐसे ये कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री एक दिन में ही ख़त्म कर सकते थे कि भाई हमें, और बल्कि इतना वो एंटी करप्शन और का प्लैंक उनकी पॉलिटिक्स होती है, तो उनको अपने सारे नेताओं को भी बोलना चाहिए कि सारे सामने रख दो, वो होना चाहिए ना एग्जाम्पल। उसका उलट ये हो रहा है कि हम नहीं दिखाएंगे, और इसी वजह से शायद ये शंका और बढ़ती जा रही है। जी, जब 10 साल से चल रहा है इतनी छोटी सी बात, मुझे एज ए जर्नलिस्ट ये इस पे बात करने का मन नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नीतियाँ क्या है। मतलब मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई आप देश में महंगाई बढ़ रही है, या फिर नौकरियाँ आपने कितनी मुहैया की, जिस तरीके से आपने प्रॉमिस किया, आपने जो इलेक्शन में बोला था वो कितनी प्रॉमिसेस आपकी फुलफिल हुई। ये सबसे ध्यान भटक कर इन सब चीज़ों पे चल रहा है, वो है। और वो लेकिन ये पूरा पैटर्न है ना, जहाँ पर जिस तरीके से सरकार हर जगह में जो ब्रॉडकास्ट बिल, आरटीआई एक्ट को वीकन करने के जो ट्रांसपेरेंसी के जितने नियम और कानून बने थे और बहुत स्ट्रगल के बाद मतलब बने हैं, लगातार बनते जा रहे हैं, उसको हर जगह से वीकन करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि मतलब अपनी हर चीज़ को निजी अगर आप बना देंगे तो आप नेता ही मत बनिए ना,
हाँ, अगर आप नेता हैं तो लोग सवाल पूछेंगे। यही से मेरा दूसरा जो सवाल है वो जनरेट होता है कि जब हम बात करते हैं आरटीआई की, सरकार या नेताओं की जानकारी जो वो निजी है, पर जब हम आरटीआई एक्ट की बात करते हैं तो आरटीआई एक्ट अब अगर हम पत्रकारों के लिए कहें तो हमारे लिए एकमात्र जरिया रह के जिससे हम थोड़ी बहुत सूचनाएं, जानकारियां निकलवा सकते हैं। कोई भी जानकारी अब सरकार नहीं देती, सरकार बहुत सेलेक्टिव रिपोर्ट जारी करती है। मंत्रालय जिस तरह से पहले प्लानिंग कमीशंस की रिपोर्ट आती थी वो अब नहीं आती हैं, मंत्रालय कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो आरटीआई एक बहुत बड़ा पत्रकारों के लिए, खासकर बाकी भी ट्रांसपेरेंसी के लिए, पर पत्रकारों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक टूल था जिसकी मदद से हम जानकारियां ले सकते थे। अब हम देखते हैं डीपीडीपी एक्ट में, या फिर जिस तरह से कल जो एसआईआर की जानकारी के लिए मना कर दिया गया और उसमें कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस तरह से आरटीआई पे शिकंजा कसने की ये कोशिश चल रही है, तमाम नियम कायदे, आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगी कि क्यों सरकार चाहती है कि कोई भी सूचना बाहर ना पहुंचे? देखिए मीनाक्षी, सूचना क्यों चाहिए है? बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन इज द राइट टू क्वेश्चन। सवाल पूछ सकते हैं आप सूचनाएं ले सकते हैं जिससे सरकारों को जवाबदेह बना सकते हैं। अब जो भी सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है वो हम देखते हैं ग्लोबली ये फिनोमिनन है कि कोशिश होती है कि सूचना का अधिकार जो एक टूल है, जैसा आपने कहा, जर्नलिस्ट्स के लिए, लोगों के लिए देश में, उसे वीकन करने की कोशिश होती है। और हमारे देश में हम देख रहे हैं कि लगातार ये कोशिश जारी रही है। और अभी पिछले 5 या 6 साल में तो 2 बार आरटीआई एक्ट को अमेंड भी कर दिया गया है, बदल दिया गया है। पहली बार तो जो अमेंडमेंट आई 2019 में, उसमें जो सूचना आयोग है, जिनका काम होता है कि सरकारों को दंडित करना अगर वो सूचना नहीं देते और हमें सूचना दिलवाना, उन्हीं को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा गया। ये कोशिश हुई 2019 में। अमेंडमेंट जो आई उसमें कहा गया कि जो सूचना आयुक्त हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी, उनका पेंशन, उनके टर्म्स ऑफ सारा जो सर्विसेज है, वो सब कुछ अब केंद्र सरकार तय करेगी, उनका कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। तो मतलब एक तरह से उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए ये कानून लाया गया 2019 में। और अब 2023 में जो डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आई है सरकार, जो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट तक ने उसका हवाला दे दिया, चाहे वो लागू नहीं हुआ है। उसके अंदर तो सरकार जो कानून लेकर आई और उसे फटाफट पार्लियामेंट में पास करा दिया गया जब ऑपोजिशन मणिपुर के इशू पर वॉकआउट में थी। उसके अंदर जो आरटीआई एक्ट में सेक्शन 81J था, उसे अमेंड कर दिया गया है। अब आरटीआई कानून में, सूचना के अधिकार कानून में, निजता को ऑलरेडी बैलेंस किया गया था। ये नहीं था कि अगर आपके मेरे किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं कि मैं जाके उनको मांग लूं और कहूं कि देखिए मैं देखना चाहती हूँ किसी के क्या हेल्थ इश्यूज है। अगर कोई ऐसी पर्सनल सूचना थी, व्यक्तिगत सूचना थी, जिसका किसी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, या फिर इट कॉज्ड एन अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी, निजता का हनन हो रहा है अनवारंटेड, वो हमें नहीं मिलती थी आरटीआई एक्ट के तहत ऑलरेडी, जो कानून 2005 से चल रहा था। तो ये तो बहुत अच्छा प्रावधान था। उसमें कोई गलत टाइप की सूचना पिछले 20 साल में, अब तो हो गए आरटीआई एक्ट को आया, नहीं निकल रही थी। लेकिन सरकार ने उस प्रावधान को बदल के कहा अब से कोई भी निजी सूचना हम नहीं देंगे। तो अब ये कितनी जबरदस्त भयानक बात है एक लोकतंत्र में। आप ये देखिए कि लोकतंत्र में सड़क बनी है और बारिश हुई और सड़क टूट गई, तो एक जर्नलिस्ट जाकर आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं, तो जर्नलिस्ट कहते हैं कि आप ये हमें बताइए कि कौन कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने सड़क बनाई थी, कौन अधिकारी थे, उनके नाम बताइए जिन्होंने इंस्पेक्शन करके पैसे रिलीज कर दिए। अब कहा जाएगा ये तो सब व्यक्तिगत सूचना है, पर्सनल सूचना, अब आपको नहीं देंगे। तो कैसे जवाबदेही होगी? इतने सारे लोग जो पैसे लेकर बैंक से भाग जाते हैं, उनके नाम जर्नलिस्ट और सिटीजन्स मांगते हैं कि भाई हमारे ही हार्ड अर्न पैसे हैं जो बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से दिए जाते हैं, फिर उनके लोन राइट ऑफ हो रहे हैं, उनके नाम बता दीजिए। अब कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है। तो मतलब ये तो सरकार, हम तो ये कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन नहीं, ये तो करप्ट लोगों के प्रोटेक्शन का कानून आ गया है कि अब और पत्रकारों को इसमें से बिल्कुल छोड़ा नहीं गया है। तो पत्रकारों को भी ये सूचना नहीं मिलेगी। पत्रकार कहीं से सूचना ये ले आए अपने सूत्रों के थ्रू, तो भी उसे पब्लिश नहीं कर पाएंगे इस कानून के तहत, जब तक उन भ्रष्ट लोगों से अनुमति न ले लें।
तो अब कोई भ्रष्ट इंसान क्यों अनुमति देंगे कि आप हमारा नाम छापिए? तो मतलब ये तो सरकार जिस तरीके का कानून लाई है निजता के नाम पर, डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर, ये तो सूचना के अधिकार को खत्म करने के लिए लाई है, जर्नलिस्ट्स के अधिकार को खत्म करने के लिए लाई है कि अगर वो चाहे सरकार को जवाबदेह बनाना, उसका भ्रष्टाचार या ह्यूमन राइट्स वायलेशन को उजागर करना, तो वो अब इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम यहाँ ये भी नहीं कहते कि हमें हर चीज़ भ्रष्ट ही चाहिए, हम बस जानना चाहते हैं कि जिस प्रतिनिधि को हमने चुना और जो वादे उसने किए कि ये बदलाव लाएंगे, क्या वो बदलाव आए, और वो अगर नहीं आए तो हम उनसे सवाल कर सकें। आखिरी सवाल अजय मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि जिस तरह डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे पत्रकारों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? और आपको इस साल के अंत तक कहा जा रहा है कि ये बिल लागू हो जाएगा, तब आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता की दशा दिशा किस तरह से तय होगी? नहीं, पत्रकार तो लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से सीनियर जर्नलिस्ट, बाहर के ही एडिटर्स, उनको एक सुप्रीम कोर्ट ने जब बाहर के एडिटर्स और सेलिब्रेटेड एंकर को एक एफआईआर में प्रोटेक्शन दिया कि आप पे कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं होगा, तो तुरंत एक दूसरा केस कर दिया गया और फिर से मतलब पत्रकारों को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको इन्हीं सब चीज़ों में फंसाया जा रहा है। तो लेकिन पत्रकार, मतलब ये पत्रकारों की एक बात है, जो लोग सूचना के अधिकार पे काम कर रहे हैं उनकी एक बात है, जो डिसेंटर्स हैं, मतलब ये पूरा आप माहौल देखिए ना, मतलब एक लोकतंत्र में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कई स्तंभ होते हैं लोकतंत्र में, मतलब उसमें पत्रकारिता भी एक है। जो लोग सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं वो एक स्तंभ है अलग, और जो नेता है, जो विपक्ष है, वो भी एक स्तंभ है कि जो लगातार सरकार को अकाउंटेबल, जवाबदेह बना के रखना चाहते हैं ताकि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहे। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के अलग पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन ये पिछले 11 साल में ये सारी जो अभी हम चीज़ें बात कर रहे हैं उसका एक ब्रॉडर मैसेज क्या जाता है? ब्रॉडर मैसेज ये जाता है कि ये सारे जो स्तंभों को वीकन करके, उनको कमज़ोर करके, जो केंद्र की सरकार है वो सारा जो पावर है अपने सेंट्रलाइज कर रही है पावर, और जो लोकतंत्र में जो लोग और सरकार के बीच में रिश्ता क्या होता है? एक सरकार और जो जवाबदेह है और नागरिक का, सिटीज़न का, कि उनके अपने राइट्स होते हैं, वो उनकी अपनी बोलने की आज़ादी होती है, वो सवाल पूछ सकते हैं सरकार से और सरकार जवाबदेह है। ये जो सरकार और नागरिक का रिश्ता ख़त्म करके ये जो पूरा पावर कंसोलिडेशन केंद्र सरकार कर रही है, वो एक तरीके से सामंतवादी स्वरूप में मालिक और नौकर का रिश्ता बनता जा रहा है सरकार और नागरिक के बीच में। तो ये एक बड़ा पैराडिग्मेटिक शिफ्ट जिसको कहते हैं वो होता जा रहा है। क्या हम और नहीं तो, और कोई भी आदमी अगर कोई भी सवाल पूछ रहा है तो उस पर प्यूनिटिव एक्शन डाल दिया जा रहा है, या तो मतलब पत्रकार अगर अपना काम करने के लिए एफआईआर के भय में वो अगर काम करे, अगर आप सरकार की तरफदारी नहीं कर रहे हैं या फिर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको हमेशा एफआईआर हो जाएगा आप पर, या इस डर पे आप काम करेंगे। क्या ऐसा चाहते हैं हम लोकतंत्र का नेचर? जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, जैसे अजय कह रहे हैं, इसमें तो एफआईआर की भी जरूरत नहीं है। इसमें तो केवल कोई भी जाके शिकायत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में कर देंगे तो पत्रकारों पर, सिटीजन्स पर 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लग जाएगा। मतलब कौन सी संस्था है आज, कौन से पत्रकार है जिनके पास इस तरीके के रिसोर्सेज हैं कि वो कहें कि नहीं, हम छापेंगे नाम जो गलत काम कर रहे हैं, हम जवाबदेही मांगेंगे, आप लगा दीजिए हम पे करोड़ों रुपए के फाइन। तो ये तो बिल्कुल बंद करने का सारा इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, कि पत्रकार ही सरकार और नागरिक के बीच का जो चैनल है, कि सरकार में जो हो रहा है वो नागरिकों को बताए। तो ये पत्रकारों को जो बंद कर रहे हैं वो ये भी है कि लोगों तक उनकी गलतियां या फिर उनमें अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या हम सवाल पूछ रहे हैं तो वो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे और लोग अंधेरे में रहे। यानी कि हम घूम फिर के वहीं आते हैं कि किस तरह से सूचनाओं को नियंत्रित करना चाहती है सरकार। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन नियमों को लागू करने से पहले खास तौर पर पत्रकारों को ध्यान में रखे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।